अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पढ़ रहे थे। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ एक और भी छोटी सी चीज़ थी हमारे पास। वो था कि बल्कि छोटी सी चीज़ तो नहीं थी, काफ़ी डिटेल में उसको देखा। फाइंडिंग पोल्स बाय इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन में कभी कभी एक छोटा सा हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है। वो ये है कि इंस्पेक्शन जब हम कर रहे थे तो हमने ये चीज़ देखी थी कि हम एक नोड से ग्राउंड की तरफ जाते हैं और उसके दौरान हमारे पास जो रेजिस्टेंस और जो कैपेसिटेंस आती है हम उसको कंसिडर करते हैं फॉर ओमेगा पी, राइट। लेकिन अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो कि हमारे पास कैपेसिटर दो नोड्स के दरमियान में लगा हो और वो डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड ना हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर लगा हुआ है जहाँ पे मेरी फिंगर है, एक नोड इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है। दूसरा नोड इसके साथ कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ऐसी डिवाइस को या बीच में ये जो कुछ भी लगा हो रजिस्टर या कैपेसिटर, इसको हम लोग फ्लोटिंग कहते हैं। मतलब फ्लोटिंग रजिस्टर हो सकता है, फ्लोटिंग कैपेसिटर हो सकते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास फ्लोटिंग कैपेसिटर है। अब इस मसले को हल करने के लिए कि भाई ये इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करें, मिलर्स थ्योरम है हमारे पास। इनफैक्ट मिलर्स इफ़ेक्ट इसको कहते हैं। मिलर्स थ्योरम, पहले मिलर थ्योरम की तरफ आते हैं, फिर इसके इफ़ेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं। मिलर्स थ्योरम आप देखें कि ये आपके पास एक सर्किट है, ये दूसरा सर्किट है, ठीक। नोड, बल्कि मैं कहूँगा सर्किट नहीं कहूँगा, नोड मुझे कहना चाहिए। ये नोड पी है, ये नोड क्यू है। नोड पी की ग्राउंड के साथ वोल्टेज है वी पी, नोड क्यू की ग्राउंड के साथ वोल्टेज है वी क्यू, ओके। इन दोनों के दरमियान में कोई कंपोनेंट लगा हुआ है जिसकी इम्पिडेंस है जेड पी क्यू, ओके। अब देखो, ये फॉर एग्जांपल एक नोड है पी, ये एक नोड है क्यू, ओके। नोड पी की जो ग्राउंड के साथ वोल्टेज है वो है वी पी, नोड क्यू की जो ग्राउंड के साथ वोल्टेज होगी वो होगी वी क्यू, ओके। अब इन दो नोड्स के दरमियान में जो कंपोनेंट आपके पास लगा हुआ है, इसकी जो इम्पिडेंस है इसको मैं कह रहा हूँ जेड पी क्यू, राइट। अच्छा, अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ? मैं करना एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास कंपोनेंट है, ठीक, इसकी इम्पिडेंस मैं कैलकुलेट करूँगा फ्रॉम दिस नोड टू ग्राउंड, राइट। यानी कि मैं उसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना चाहता हूँ, राइट। यानी कि मैं अगर इस कैपेसिटर को इस तरह से एडजस्ट करूँ कि ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाए दोनों साइडों से, इस नोड से भी और इस नोड से भी, तो फिर मैं कैपेसिटेंस कितनी कितनी रखूँगा, ये मेरा गोल है यहाँ पे फाइंड करना, ठीक। अच्छा, तो क्या है? वही, इसकी जो वोल्टेज है वो वी पी है पी की, और इसकी वोल्टेज ग्राउंड से वी क्यू है। और ये जो आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट था, इसको मैंने इस तरह से ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, इसका नाम दे दिया जेड पी, जो नोड पी के साथ कनेक्टेड था, और जो नोड क्यू के साथ कनेक्टेड था उसका नाम दे दिया जेड क्यू, ओके। अब बात यह है कि जब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स कि आई हैव टू इमेजिन कि करंट सेम ही है दोनों के लिए। जो नोड पी के अंदर से जो करंट गुजरा है यहाँ पे, करंट ड्रॉन फ्रॉम नोड पी, वो इसके बराबर होना चाहिए, और जो यहाँ से नोड क्यू से करंट गुजरा है वो इसके बराबर होना चाहिए, ओके। तो मुझे अब यहाँ पे ये बताओ कि पी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, राइट। सिंपल सी बात है, ये नोड है, ये नोड है, वी पी माइनस वी क्यू अपॉन जेड पी क्यू, वी पी माइनस वी क्यू अपॉन जेड पी क्यू। ये कितना करंट है जो कि इस नोड पी से ड्रॉ हो रहा है, राइट। अब इस करंट की जो भी वैल्यू होगी वो इसके बराबर होनी चाहिए जो कि इधर जेड पी से जो करंट ड्रॉ हो रहा है। यहाँ से जो करंट ड्रॉ हो रहा है ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, वी पी माइनस ज़ीरो अपॉन जेड पी। तो ये करंट और ये करंट बराबर होना चाहिए अगर मैं इक्विवेलेंट फाइंड करना चाह रहा हूँ दोनों का।
तो ये जब मैं बराबर करूँगा तो मेरे पास जेड पी की ये वैल्यू आएगी। ओके, सिमिलरली अगर मैं जेड क्यू के हिसाब से इसको फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास जेड क्यू की ये वैल्यू आएगी यूजिंग द सेम प्रोसीजर, राइट। अच्छा, अब मेरे पास ये मुझे पता चल गया कि जेड पी क्यू की वैल्यू अगर मुझे दी हुई हो, वी पी और वी क्यू की वैल्यू भी दी हुई हो, तो मैं आराम से ये बात डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं किस तरह से इन दोनों को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँ सच दैट कि मेरा जो करंट इधर से गुजर रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, चलें, यहाँ तक बात तो आई होप क्लियर हो चुकी होगी। अब ज़रा आगे चलते हैं, इसी को ज़रा यूटिलाइज़ करते हैं, इसी इंफॉर्मेशन को। ये देखो, ये मेरे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, राइट। ये नोड है P, ये नोड है Q। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसका जो गेन है वो है -10। जब -10 की बात करूँ दैट मीन्स के इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ओके, इसके ऊपर एक फ्लोटिंग रेजिस्टेंस है RF। क्या ये रेजिस्टेंस फ्लोटिंग है? यस, इट्स अ फ्लोटिंग रेजिस्टेंस। जिस तरह यहाँ पे फ्लोटिंग कैपेसिटेंस थी, इसकी इम्पीडेंस हो मतलब रेजिस्टेंस हो, मैं वो फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको समहाउ ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूँ तो फिर यहाँ पे जो RP होगी और यहाँ पे जो RQ होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। मेरे पास ZPQ है यहाँ पे RF, ठीक, और VQ ओवर VP क्या है एक्चुअली, VQ अपॉन VP। VQ मेरे पास आउटपुट पे वोल्टेज है, VP मेरे पास इनपुट पे वोल्टेज है। ये जो आपका गेन होता है ये एक्चुअली आउटपुट अपॉन इनपुट ही होता है ना। तो VQ और VP मेरे पास -10 ऑलरेडी वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो सिंपली मैं इसमें ये इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा। तो मेरे पास ये जो नोड P के ऊपर रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, RF और 1 - AV। AV क्या है? VQ और VP। तो जब मैंने वैल्यूज़ पुट की तो RP मेरे पास आ गया RF ओवर 11। इसी तरह जब मैं ZQ की बात करूँगा, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं VP और VQ है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, मतलब समहाउ VQ और VP कर दूँ, यानी कि 1 और VQ और VP कर दूँ, बात तो वही सेम ही है, क्योंकि VQ और VP की मेरे पास वैल्यू गिवन है, तो मैं अपना काम आसान करना चाह रहा हूँ। आप 1 और -10 कर दें, बात सेम ही है, कोई इतना इशू नहीं है इसके अंदर। तो आपके पास जो RQ की वैल्यू है ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, और RP और RQ ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास ZP थी, जो इम्पीडेंस थी, पहले मैंने इसको 11 से डिवाइड किया, फिर मैंने इसको 1.1 से डिवाइड किया, यानी कि ये दोनों RF से कम ही हैं। जो RF ओरिजिनल आपके पास रेजिस्टेंस थी, ये दोनों इस ओरिजिनल रेजिस्टेंस से कम ही हैं, राइट। और ये चूँकि इन्वर्टिंग है तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस कम होगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। एनीवेज, तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ ZPQ इज़ डिवाइडेड बाय 1 - AV एज इट अपेयर्स एट द इनपुट, राइट। इनपुट पे ZPQ को 1 - AV से डिवाइड करेंगे, इसी तरह आउटपुट पे क्या करेंगे, 1 - 1 ओवर AV से डिवाइड करेंगे। ओके, अब आपको ये बात समझ आ चुकी है मेरे ख्याल से। ये आप कहीं पे नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज कर लें, एक दफ़ा इसको देख लें, उसके बाद फिर अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं यहाँ। तो रेजिस्टेंस हमने डाल दी थी, रेजिस्टेंस की वजह से जो आपके पास इफ़ेक्ट आया था वो हमने नोट डाउन भी कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर है मेरे पास CF। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस कैपेसिटर को तोड़ के कुछ इस तरह से मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ये समहाउ ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि मैं बाद में सर्किट को देखते ही इसके पोल्स बता सकूँ। ओके, तो गेन क्या है, -10। चलो ठीक है, हम यही गेन ही कंसिडर कर लेते हैं। तो अब ये जो CF है इसकी इम्पीडेंस क्या होगी, इसकी इम्पीडेंस होगी
1/CF इंटू एस। ठीक, 1/CS इम्पिडेंस होती है ना, इसकी कैपेसिटेंस है CF और इसकी फिर इम्पिडेंस क्या होगी 1/CF इंटू एस। आई होप कि ये बात आपको पता है। अच्छा, एनीवेज, तो हमने पिछले एग्जांपल में क्या किया? पिछले एग्जांपल में हमने ये किया कि इनपुट पे जो आपके पास नोड है, इधर इसको हम डिवाइड करेंगे 1 - AV के साथ और आउटपुट वाले नोड को डिवाइड करेंगे 1 - 1/AV के साथ। ठीक, तो 1/CF इंटू एस डिवाइड हुआ 1 - AV के साथ। जब डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली इसके डिनोमिनेटर में ही आएगा, इसको डिवाइडेड बाय 1 ओवर वो कर लें, आप देख लें वही ऐसे ही आएगा। आई मीन कंफ्यूज नहीं होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है याद, सिंपल सी बात। चलें, एनीवेज, तो अब क्या है, ये तो हो गई इसकी इम्पिडेंस। अब क्वेश्चन ये है कि इस इम्पिडेंस को देख के क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि यहाँ पे इक्वलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? भाई 1/C इंटू एस होता है, राइट? दैट मीन्स CF इंटू 1 - AV आपके पास C की वैल्यू है, यानी कि इक्वलेंट कैपेसिटेंस है यहाँ पे, राइट? दैट मीन्स कि इधर जो मैं कैपेसिटर लगाऊंगा, कैलकुलेशन मैंने इम्पिडेंस के हिसाब से की है, कैलकुलेशन सारी इम्पिडेंस के हिसाब से की है, क्योंकि हमने जो जनरल अपना फॉर्मेट बनाया था वो इम्पिडेंस के हिसाब से बनाया था। लेकिन यहाँ पे मैंने लगाने तो कैपेसिटर्स है ना, तो जो मैं कैपेसिटेंस लगाऊंगा उसकी जो कैपेसिटेंस होगी, जो मतलब कैपेसिटर यहाँ पे लगाऊंगा उसकी कैपेसिटेंस इनपुट के ऊपर जो होनी चाहिए वो इस CF का 11 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि 11 CF मेरी कैलकुलेशन मुझे ये बता रही है। और यहाँ पे आउटपुट पे जो मेरे कैपेसिटर मैं लगाऊंगा वो इस CF का 1.1 टाइम्स होना चाहिए। ओके, कैलकुलेशंस मुझे बता रही है, इक्वलेंट कैपेसिटेंस इसकी ये आ रही है यहाँ पर। गॉट इट? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे मैं इस तरह से 2 कैपेसिटर लगा दूँगा। अच्छा, अब ज़रा प्रैक्टिकली देखो इसको। ये आपके पास क्या है, फिक्स बाय सर्किट। आप लोग शुरू से इसको पढ़ते आ रहे हैं। हम यहाँ पे लिखते थे AV, राइट? अब हमने एक एम्पलीफायर बना ली प्रॉपर, और हमें ये पता है कि इस एम्पलीफायर का जो गेन है वो आपके पास -GM × RD होता है। तो ये आपके पास इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का हमने तो यहाँ पे सिंबल यूज़ किया है, इधर प्रॉपर हम BJT लगा के हमने इसको ड्रॉ किया, और यहाँ पे आपके पास CF है। ये जो ऊपर वाला CF है ये यहाँ पे आया। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस CF को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ कि इस नोड से भी ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो, इस नोड से भी ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो, P और Q दोनों से ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो। तो P के साथ ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी CF × 1 - AV, CF × 1 - AV। AV आपके पास है -GM × RD, इसका गेन GMRD होता है, -GMRD होता है, लिख लेता। चलो ठीक है, मैंने बता दिया, इसका जो गेन है ना फिक्स बायस का -GM × RD होता है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास 1 - 1/GMRD हो जाएगा, राइट? तो जब आप फिक्स बाय सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पे कोई इसकी कैपेसिटेंस होती है, बाय द वे होती है, अभी इसको हम लोग स्टडी करेंगे थोड़ी देर में। तो इसको अगर मैं समहाउ ब्रेक करके लिखना चाहूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो और मैं पोल्स निकाल सकूँ, तो फिर मैं इन वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा। ओके, आई होप के सो फॉर सो गुड। ये कोई इतना मुश्किल नहीं था, इंटरेस्टिंग था इनफैक्ट। चलें, अब ज़रा इसको थोड़ा फाइनलाइज़ करते हैं। अब हम ज़रा ये बात समझते हैं कि ये सारा तकल्लुफ़ हमने किया क्यों। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जब हम लो फ्रीक्वेंसीज़ की बात करते हैं तो लो फ्रीक्वेंसीज़ पे जो आपके पास कैपेसिटर्स होते हैं वो एज ओपन सर्किट काम करते हैं, राइट? लेकिन जब हम हाई फ्रीक्वेंसीज़ की तरफ जाते हैं तो फिर कैपेसिटर्स ईवल बनना शुरू कर देते हैं और ये आपके गेन को ख़त्म कर देते हैं, राइट? तो अपने गेन को बचाने के लिए या एक ख़ास बैंड तक रखने के लिए हम लोग कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात यह है कि हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल जब हम बनाएंगे BJT का, तो दैट मीन्स कि
जहाँ जहाँ भी कैपेसिटेंस हो सकती है हम उसको लिखेंगे। ये इस डायग्राम में ये जो आपके पास ब्लू पोर्शन है, ब्लू कलर का, बेस, एमीटर और कलेक्टर, आपको याद आ रहा होगा ये स्मॉल सिग्नल मॉडल है एक सिंपल बीजेटी का, राइट। यहाँ पे इनपुट पे आपके पास रेजिस्टेंस थी आर पाई, इधर जो वोल्टेज डेसिपेट हो रही है वो है वी पाई। दैट मीन्स कि यहाँ पे जी एम इंटू वी पाई एक डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट क्यों है कि ये इस वोल्टेज पे डिपेंडेंट है और इसके आउटपुट पे रेजिस्टेंस है आर आउट। यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा हुआ है सी जे ई, यहाँ कैपेसिटर है सी बी, यहाँ पर कैपेसिटर है सी सी बी। ये हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल है, यहाँ पे कैपेसिटर्स का इम्पैक्ट है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर लिखेंगे और इन कैपेसिटर्स को लेकर ही चलेंगे। अच्छा, अब ये सी बी सी जे ई ये हैं क्या क्या चीज़ें, ये ज़रा अब हम ज़रा देखते हैं। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ आज मैं। ये सेमेस्टर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पीएन जंक्शन पढ़ाने का मौका मिल रहा है, इनको मैंने ये समझाया, तो ये नोट मेरे पास किया हुआ है, तो आपको भी ये बताते हैं। कुछ केसेस में जो आपके पास पीएन जंक्शन है ये एज ए कैपेसिटर यूज़ होता है। वो कैसे, ज़रा देखो। जो एक टिपिकल हमारे पास कैपेसिटर होता है उसमें आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है और उसके बीच में कोई इंसुलेटर होता है, राइट। तो जब इन दोनों प्लेट्स को दूर किया जाता है तो उसकी जो कैपेसिटेंस है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी कैपेसिटेंस कम हो जाती है, राइट। अब इसी तरह आपके पास ये जो पीएन जंक्शन होता है ना, ये एक्चुअली एज ए कैपेसिटर काम भी करता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं, वेरेक्टर। ये जो नई बुक हम लोग पढ़े हैं ये इसके अंदर इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है बेजार रज़वी ने, और मेरे लिए भी नई बात थी और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। तो जब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं एक पीएन जंक्शन को, उसका डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है। तो डिप्लीशन रीजन बढ़ने की वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के अंदर जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसकी कैपेसिटेंस को वेरी कर सकते हैं। तो पीएन जंक्शन जहाँ कहीं भी होगा वो काम करेगा एज ए कैपेसिटर, ओके। तो खैर अब हम ज़रा इसको देखते हैं। ट्रांजिस्टर आपके पास दो पीएन जंक्शंस आपस में कनेक्टेड होते हैं, राइट। आई होप ये बात तो आपको पता ही होगी। तो ये जो पहला पीएन जंक्शन है एन और पी, इसके दरमियान में जो कैपेसिटेंस बनेगी उसको हम लोग कहेंगे सी जे सी, और बेस और एमीटर के दरमियान में जो कैपेसिटेंस बनेगी उसको हम कहेंगे सी जे ई, राइट। इसी तरह ये जो आपके पास बेस होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एमीटर की तरफ ज़्यादा होती है और जैसे कलेक्टर की तरफ जाते जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम होती चली जाती है। इसीलिए इस बेस के ऊपर भी आपके पास एक कैपेसिटेंस डेवलप होती है, राइट। तो अब क्या है, यहाँ पर सी जे ई बेस और एमीटर के दरमियान में, बेस और एमीटर के दरमियान में जो कैपेसिटेंस है ये भी आ जाएगी। इसी तरह बेस के ऊपर जो कैपेसिटेंस है ग्राउंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड सी बी, इसको मैंने नाम दे दिया सी बी का और इसको नाम दे दिया सी जे ई का, राइट। तो ये दो कैपेसिटेंसेस भी यहाँ पे आ चुकी हैं आपके पास। तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे जब हम हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल बीजेटी का पढ़ेंगे। इसी तरह अब आप देख सकते हैं आउटपुट के ऊपर एक और कैपेसिटेंस है सी सी बी, कलेक्टर बल्क कैपेसिटेंस इसको कहते हैं, राइट। कलेक्टर बल्क कैपेसिटेंस क्या है, अगर आपने बीजेटी का स्ट्रक्चर देखा हो, इसको मतलब दरमियान से काट के इसको देखा हो, तो ये कुछ इस तरह सा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये पी जो है ना, ये पी सबस्ट्रेट, ये आपस में कनेक्टेड हैं दोनों। तो पहले ये पी और एन के दरमियान, फिर पी और एन के दरमियान, एंड पे ये पी सबस्ट्रेट, ये पी और एन के दरमियान। ये जो आउटपुट के ऊपर है ना कलेक्टर के साथ, जो इसके जो कलेक्टर बल्क में है पी और एन के दरमियान में, इनके दरमियान में भी एक कैपेसिटेंस होती है
जिसको हम लोग CCB कहते हैं। तो ये भी आउटपुट के ऊपर यानी कि कलेक्टर के ऊपर यहाँ पे ये कैपेसिटेंस भी आपके पास आएगी। तो ये एक कंप्लीट ओवरऑल मॉडल है आपके पास एक BJT का। ठीक, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में कैपेसिटर्स ओपन हो जाते थे, देयरफॉर हम इनको कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल में हम लोग इनको कंसिडर करेंगे। स्मॉल सिग्नल, सॉरी मैं गलती से कह गया, मुझे स्मॉल फ्रीक्वेंसी कहना चाहिए था, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल। लो फ्रीक्वेंसी मॉडल में आपके पास कैपेसिटर्स ओपन सर्किट के तौर पे काम करते हैं, देयरफॉर हम इनको कंसिडर नहीं करते। हाउएवर हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑफ BJT में कैपेसिटर इंक्लूड होते हैं। और आपको ये चीज़ भी पता है कि एट हायर फ्रीक्वेंसीज़ जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है तो ये गेन कम करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो देयरफॉर हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल कुछ इस तरह से बनेगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको हम और डिटेल से देखेंगे। थैंक यू सो मच।